हम मोशन चैप्टर कर रहे थे, तो मोशन को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। एज वी ऑल नो, मोशन मीन्स मूवमेंट। अगर किसी चीज़ में मूवमेंट हो रहा है तभी हम उसको कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। द मोशन और मूवमेंट इज वन ऑफ द वाइटल साइंस ऑफ लाइफ इन एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम जिंदा तभी कहते हैं जब वो मूवमेंट शो करता है। जैसे इंसानों में हाथ पांव हिलाना, चलना फिरना, तो किसी भी इंसान की मूवमेंट से ही हमें पता लगता है कि वो जिंदा है। फॉर एग्जाम्पल, एनिमल्स एंड ह्यूमंस कैन मूव देयर बॉडी पार्ट्स और दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। उन्हें किसी बाहरी चीज़ से मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद चल सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। तो एनिमल्स और ह्यूमंस को हम इसलिए ज़िंदा कहते हैं क्योंकि वो खुद ब खुद चल सकते हैं या मूव कर सकते हैं। द प्लांट्स आर फिक्स्ड एट अ प्लेस इन अ सॉइल। They can move parts of their body such as leaves, flowers and branches etc. और जिंदा प्लांट्स भी होते हैं पर वो एक जगह खड़े रहते हैं। उनमें जीवन होने की अगर वो जिंदा है तो हमें कैसे पता लगता है कि प्लांट्स भी जिंदा हैं? तो प्लांट्स अपने ब्रांचेस हिलाते हैं, मतलब ब्रांचेस हिलती हैं, लीव्स हिलाते हैं, तो हमें उससे पता लगता है कि दे आर ऑल्सो लिविंग बीइंग। Again, a bird moves when it flies in the air, a fish moves when it swims in water and so on. बर्ड्स के मोशन से जब वो हवा में उड़ते हैं तो हमें पता लगता है कि दे आर लिविंग, दे आर इन मोशन। तो अब नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर लेते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन। कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे मेरे यहाँ पे पास ये पड़ा हुआ है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है, ये खुद ब खुद नहीं मोशन कर सकता, ये यहीं पे ये स्टेशनरी है, तो ये नॉन लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आएगा। हाँ, ये मोशन में तब होगा जब हम इसे एक्सटर्नल फोर्स देंगे। एक्सटर्नल फोर्स दिए बिना ये मूवमेंट नहीं कर सकता, तो ये नॉन लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आ गया। We have to apply some external force to move them. For example, a scooter, a car, a bus, a truck move on the road when force is applied on them by their engines. हम सड़कों पे स्कूटर को, कार को, बस को, ट्रक को चलते हुए देखते हैं, तो मोशन में होना ये नहीं दिखाता कि वो लिविंग बीइंग्स हैं। उनको मोशन एक्सटर्नल फोर्स की वजह से मिल रहा है। वो एक्सटर्नल फोर्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है? इंजन प्रोड्यूस कर रहा है एक्सटर्नल फोर्स, जिसकी वजह से वो मूवमेंट में दिखाई दे रहे हैं, बट दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। तो यहाँ से एक मोशन के बारे में डेफिनेशन निकल के आ रही है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज परसीव्ड व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू सम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। किसी चीज़ को मोशन में है, उसको फिजिक्स में हम देखते हैं तो हम कहेंगे कि किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स के रेफरेंस पॉइंट से देखना पड़ता है कि वो मूवमेंट में है। However, there are situations when motion is inferred through indirect evidence. कई बार हमें डायरेक्टली ये नहीं पता लगता देख के कि कोई चीज़ मोशन में है या नहीं है। जैसे हम सब जानते हैं कि अर्थ मोशन में है, अभी भी मोशन में। जब मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ तब भी मोशन में, आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तब भी मोशन में। पर क्या आपको पता लग रहा है कि अर्थ मोशन में? तो अर्थ मोशन में इसका पता ऐसे लगता है हमें कि सूरज उग रहा है, मतलब सनराइज हो रहा है, सनसेट हो रहा है, सीजन चेंज हो रहे हैं। तो ये इनडायरेक्ट एविडेंस हैं जिससे हमें पता लगता है कि अर्थ इज इन मोशन। तो
कुछ इनडायरेक्ट एविडेंस से हमें पता लगेगा कि कोई चीज़ मोशन में है. फॉर एग्जांपल, मोशन ऑफ एयर इज डिटेक्टेड बाय मूवमेंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ ट्रीज. हवा दिखाई नहीं देती. हम सब जानते हैं कि हमारे आसपास हवा हमेशा प्रेजेंट रहती है. तो हवा अगर है, हमें इसका सबूत कैसे मिलेगा? इसका जब वो चलती है तो उससे पता लगता है कि जैसे डस्ट पार्टिकल्स अगर उड़ रहे हैं, लीव्स हिल रहे हैं और ब्रांचेस हिल रहे हैं ट्रीज की, इससे पता लगता है कि हवा मोशन में है. तो ये इनडायरेक्ट एविडेंस है. डायरेक्टली हम हवा को चलते हुए नहीं देख सकते कि हवा मूव कर रही है, पर इनडायरेक्ट एविडेंस है हमारे पास कि अगर पेड़ हिल रहे हैं, ब्रांचेस हिल रही हैं और डस्ट पार्टिकल्स उड़ रहा है, तो उससे पता लगता है कि हवा चल रही है. Similarly, the phenomena of sunrise, sunset and changing of season are now understood to be due to rotation of the earth. रोटेशन ऑफ अर्थ हमें दिखाई नहीं देती कि अर्थ रोटेट कर रही है, पर उसका इनडायरेक्ट एविडेंस है हमारे पास. सनराइज हो रहा है, सनसेट हो रहा है, चेंज ऑफ सीजन्स हो रहे हैं, तो उससे पता लगता है कि हमें कि अर्थ रोटेट हो रही है. वैसे हमें ये पता लगना बहुत ही मुश्किल है कि अर्थ रोटेट हो रही है. जैसे हम बैठे हैं अभी भी अर्थ के ऊपर हैं, अर्थ पर हैं, पर हमें रोटेशन बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा. पर हम इनडायरेक्ट एविडेंस से ये देख सकते हैं कि अर्थ रोटेट हो रही है. एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट्स, स्टार्स एंड गैलेक्सीज आर ऑल इन मोशन. मतलब एटम से लेके गैलेक्सीज तक सब मोशन में है. जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, सारे मोशन में. फर्दर, एन ऑब्जेक्ट मे अपीयर टू बी मूविंग टू वन पर्सन एंड द सेम ऑब्जेक्ट मे अपीयर टू बी एट रेस्ट टू अनदर पर्सन. ये एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट है कि किसी एक पर्सन को लगता है कि ये चीज़, मतलब मोशन एक रिलेटिव है, एक दूसरे से रिलेटिव है. जैसे एक पर्सन को दूसरा पर्सन स्टेशनरी दिखाई देता है, वहीं वो पर्सन किसी और पर्सन के लिए मोशन में है. जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, द रोड साइड ट्रीज अपीयर टू बी मूविंग बैकवर्ड्स टू द पैसेंजर. अब हम ट्री के लिए कहते हैं कि वो स्टेशनरी है, पर अगर वही उसी ट्री को अगर कोई बस में जाता हुआ पैसेंजर देख रहा है, जो कि बस मान लेते हैं मोशन में है और उसके अंदर एक पैसेंजर है, उसी ट्री को देख रहा है, तो वो ट्री उसको मोशन में दिखाई देगा, मूविंग बैकवर्ड्स. हालांकि वो अपनी जगह पे स्टेशनरी है. अगर ट्री के बगल में एक आदमी है खड़ा है, उससे पूछोगे कि ट्री मोशन में है कि स्टेशनरी है, तो वो कहेगा स्टेशनरी है. बट अगर वही मूविंग बस में अगर कोई पैसेंजर बैठा हुआ है और वो कहेगा कि ट्री इज मूविंग बैकवर्ड, कि वो पीछे की ओर जा रहा है. ऐसे ही a person standing on the road finds the bus and the passenger moving forward. दूसरी तरफ मान लो कि एक रोड साइड पे एक आदमी खड़ा हुआ है और उससे अगर पूछें कि वो पैसेंजर आपको मोशन में दिखाई दे रहा है कि स्टेशनरी दिखाई दे रहा है, तो वो कहेगा कि मोशन में, जैसे बस मूव कर रही है, मुझे वो पैसेंजर भी मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं. ठीक है. अब उसी मान लो पैसेंजर की बात करते हैं. बस के अंदर दो पैसेंजर बैठे हुए हैं. एक पैसेंजर से पूछेंगे कि दूसरा पैसेंजर मोशन में है कि रेस्ट पे है. अब उस हिसाब से वो कहेगा ये रेस्ट पे है, पर जो बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है उसके लिए दोनों ही मोशन में है. तो इस तरह मोशन और रेस्ट रिलेटिव चीज़ है. किसी एक के लिए एक दूसरा पर्सन रेस्ट पे हो सकता है और किसी और के लिए वो पर्सन मोशन में हो सकता है. तो यहाँ से एक लाइन निकल के आई है, द स्टेट्स ऑफ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव ओनली. फॉर एग्जाम्पल, आवर हाउस इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर हाउसेस ऑन दी अर्थ. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि रेस्ट और मोशन को रिलेटिव कैसे समझ सकते हैं.
हमारा घर दूसरे घरों के अगर कंपैरिजन किया जाए, देखा जाए, तो जैसे हमारा घर स्टेशनरी है वैसे ही बाजू वालों का भी, अगल बगल वालों का भी सारे स्टेशनरी हैं। पर अगर कोई इस अर्थ को बाहर से देख रहा है, मान लो कि अर्थ के बाहर से अगर कोई चीज़ से हम देखें तो अर्थ पे जो घर है मेरा वो मोशन में है। वो मोशन में क्यों है कि जैसे जैसे अर्थ मूव कर रही है वैसे वैसे मेरा घर भी मूव कर रहा है, मतलब शेयरिंग मोशन विद द अर्थ। तो अगर बाहर से कोई अर्थ के बाहर से अगर कोई ऑब्जर्व करेगा वो कहेगा कि हाउस जो है वो मोशन में है, और वो किसका मोशन शेयर कर रहा है? अर्थ का मोशन शेयर कर रहा है। और वही घर अगर बगल वालों के नज़रिए से देखें तो वो रेस्ट पे है। तो इस तरह से मोशन और रेस्ट जो है वो रिलेटिव है। मोस्ट ऑफ द मोशंस आर कम्प्लेक्स। सम ऑब्जेक्ट्स में मूव स्ट्रेट लाइन, others may follow curved paths, some may rotate and still others may vibrate। तो मोशन कई प्रकार का होता है, कई तरह का होता है। कई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव करते हैं, जैसे ये स्ट्रेट पाथ पे मूव करते हैं, कई सर्कुलर पाथ पे मूव करते हैं, और कई रोटेट करते हैं, अपनी जगह पे ही रोटेट करते हैं, कई वाइब्रेट करते हैं। तो इस तरह से मोशन कई तरह का होता है। और कई मोशंस में कॉम्बिनेशन भी हो सकता है कि रोटेट करते हुए वाइब्रेट भी साथ में कर रहा है, तो कॉम्बिनेशन दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। समटाइम्स द मोशन और मोशन इस इतना अनकंट्रोल्ड और भयानक भी हो सकता है, जैसे किसी नदी में बाढ़ आ गई, तो या तूफान आ गया, हरिकेन, या सुनामी आ गई। सुनामी आप जानते होंगे। दीज आर ऑल डेंजरस मोशन। अब इनमें भी लहरों का मोशन है, सुनामी में लहरों का मोशन है, बहुत ऊंची लहरें उठती हैं अगर समुद्र में तो वो सुनामी होती है, वो भी एक तरह का मोशन है। तो मोशन भयानक भी हो सकता है और बहुत बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा लाने का कारण भी बन सकता है। चलो आगे। इन दिस चैप्टर वी शैल confine ourselves to the study of motion of objects along the straight line। हम इस चैप्टर को थोड़ा सिंप्लीफाई रखेंगे और सिर्फ स्ट्रेट लाइन पाथ की ही बात करेंगे। वी शैल यूज सिंपल इक्वेशंस एंड ग्राफ्स टू रिप्रेजेंट सच मोशंस। और उन्हीं चीज़ों को, स्ट्रेट लाइन पाथ को हम समझने के लिए ग्राफ की हेल्प लेंगे और इक्वेशंस की हेल्प लेंगे। और उसके बाद आगे चल के हम सर्कुलर पाथ के सर्कुलर मोशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। डिस्क्राइबिंग मोशन, कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। डिस्टेंस वर्ड तो आपने बहुत सुना होगा कि कितना डिस्टेंस कवर किया कार ने, बाइक ने, पर डिस्प्लेसमेंट शायद आपके लिए नया वर्ड हो सकता। तो हम इन दो कंसेप्ट को समझेंगे फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। वी हैव लर्न दैट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज परसीव्ड व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू सम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ये हमने पढ़ लिया कि किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स को रेफरेंस पॉइंट लेकर हम ये कहते हैं कि ये चीज़ मोशन में है। Therefore, in describing motion, we learn first to describe the location of an object. To locate an object, we have to specify some suitable reference point. तो हम reference point का मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि reference point होता है, उसी reference point से ही हम ये बताते हैं कि object motion में है। जैसे मैं बस की मोशन की अभी बात कर रहा था एग्जाम्पल की, तो मैं बात कर रहा था कि बाहर एक पेड़ है जो कि स्टेशनरी है, उसको रेफरेंस पॉइंट लेके हम कह रहे थे कि बस मोशन में। तो इसी तरह से हम बात करेंगे कि अगर मान लीजिए कि आपका कोई आपके घर की लोकेशन पूछता, तो आप बताएंगे कि फॉर एग्जांपल आप बताएंगे कि मेरा घर रेलवे स्टेशन से अगर ईस्ट की तरफ 1 किलोमीटर जाएंगे तो मेरा घर आएगा। तो यहाँ पे आपने एक रेफरेंस पॉइंट बताया रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन आपके लिए रेफरेंस पॉइंट आपने बताया।
We choose the railway station as the reference point and the location of house specified with the railway station. The reference point is called the origin. और reference point को हम point of origin भी कहते हैं. It is not necessary to choose the railway station as the reference point always. We can choose anything else as the reference point. अब ज़रूरी नहीं है कि आपने घर बताया और रेफरेंस पॉइंट रेलवे स्टेशन लिया. ये भी हो सकता है कि आपके घर के पास और भी कोई, जैसे कह देते हैं कि मेरा घर ट्रांसफार्मर के बिल्कुल नॉर्थ में जाके 1 किलोमीटर है. अब आपने बताया कि ट्रांसफार्मर रेफरेंस पॉइंट है, तो कोई बिजली घर है उससे नॉर्थ में जाकर 1 किलोमीटर मेरा घर मिल जाएगा, तो यहाँ पे बिजली घर एक तरह का रेफरेंस पॉइंट है. तो रेफरेंस पॉइंट आपके हिसाब से चेंज हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही रेफरेंस पॉइंट हो. हम इसकी मदद से रेफरेंस पॉइंट या पॉइंट ऑफ ओरिजिन की मदद से डिस्टेंस ट्रेवल्ड को समझते हैं. The distance traveled by an object is the length of the actual path traversed by the object during motion. अगर एक ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है पॉइंट ऑफ ओरिजिन से, यहाँ ओरिजिन मान लेते हैं ओ को, ओ से चलना शुरू करता है, तो हम कह रहे हैं कि ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड की बात करते हैं कि उसने ट्रैवल करते हुए कितना डिस्टेंस कवर किया. मान लो ओ से चलना शुरू किया और उसने चलता गया, ए पॉइंट पे आया, बी पॉइंट पे आया, चलता गया, सी पॉइंट पे आया, फिर वापस चलना शुरू किया, फिर बी पॉइंट पे आके उसने ख़त्म कर दिया चलना. तो हमारे पास यहाँ पे आ गया कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हुआ. तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पहले तो यहाँ तक आया, ओरिजिन से चलता हुआ सी तक आया, तो हम कहेंगे 100 किलोमीटर चला. अब 100 से वापस यहाँ तक बी पॉइंट तक आया, तो 100 माइनस 60 करेंगे तो प्लस 40 किलोमीटर. सॉरी एक मिनट, प्लस 60 किलोमीटर, सॉरी 60 किलोमीटर. मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होगा, ओ से चलते हुए सी तक आया, सी से वापस बी तक आया, तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड हुआ 160 किलोमीटर हुआ. टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड. तो ये डिस्टेंस के बारे में हो गया. अगर मान लो ओ से ए तक ही आया, सिर्फ यहीं तक चला, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड 25 हुआ. मान लो कि ऑब्जेक्ट ओरिजिन से चला और बी पॉइंट तक ही आया, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड 40 होता. अगर ओ से सी तक आया तो 100 किलोमीटर आया. पर अब मैं एक जो यहाँ पे केस समझाया, मैंने ये बताया कि ओ से सी तक आया, फिर सी से बी तक वापस आया और यहाँ पे आके वो रुक गया. तो पहले हम ओ और सी के बीच में जितना डिस्टेंस है वो लिख लेते हैं यहाँ पे, और बी और सी के बीच में जितना डिस्टेंस है वो यहाँ पे लिख लेते हैं और टोटल कर देते हैं, तो हमारे पास 160 किलोमीटर आ जाता है. उसके बाद देखो 160 किलोमीटर, मैंने अपनी इंफॉर्मेशन कंप्लीट दे दी डिस्टेंस के बारे में कि एक ऑब्जेक्ट ने 160 किलोमीटर चला है. इसमें मैंने मैग्नीट्यूड भी बता दिया कि 160 और यूनिट भी बता दी. तो ये जो डिस्टेंस क्वांटिटी है वो एक स्केलर क्वांटिटी है. आपने फिजिक्स में पहले भी अगर पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम फिजिक्स में दो तरह की क्वांटिटीज़ को पढ़ते हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी में ये होता है कि मैग्नीट्यूड और यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, ये कह लो कि मैग्नीट्यूड और यूनिट की ज़रूरत होती है. हमें डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और हमारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट होती है, तो हम उसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी. और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है कि हमें बताना पड़ता है कि किस डायरेक्शन में, मतलब डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करनी पड़ती है. न्यूमेरिकल क्वांटिटी यूनिट के साथ डायरेक्शन अगर मेंशन की जाए तो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है. अब हम उसी का एग्जांपल मतलब चीज़ पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस हमने पढ़ लिया, विद एग्जांपल पढ़ लिया कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है,
क्योंकि इसमें अगर न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ अगर यूनिट लगा दी तो आपकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट है। डिस्टेंस के बारे में ये एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं साथ में कि ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव। डिस्टेंस कभी जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर O से चलना शुरू किया, ओरिजिन O से चलना शुरू किया, तो प्लस में ही वैल्यू आएगी, +60 +25 +40 आएगी, नेगेटिव नहीं हो सकता डिस्टेंस कभी भी। या अगर एक ही पॉइंट पे रुका हुआ है, अगर चला ही नहीं है, तो फिर वो डिस्टेंस नहीं कहेंगे। मतलब अगर वो कहीं पे अपनी पोजीशन चेंज की है उसने, तो वो ज़ीरो नहीं हो सकता डिस्टेंस, ना ही नेगेटिव हो सकता। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये बहुत बड़ा अंतर है कि डिस्टेंस की डेफिनेशन अलग थी कि टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे है कि डिस्प्लेसमेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन देखते हैं कि ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन पे कहाँ था और फाइनल पोजीशन पे कहाँ है, और इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट होता है। दोबारा मैं डेफिनेशन रीड कर देता हूँ। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द इन मोशन इज द ऑब्जेक्ट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम इनिशियल पोजीशन देखेंगे उस ऑब्जेक्ट की और फाइनल पोजीशन देखेंगे, और बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट, मतलब उसके बीच का जो है डिस्टेंस, मतलब जितना भी है वो फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमें जो क्वांटिटी हम मिलेगी वो उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट होगी। मान लो ये एग्जांपल मैंने लिया था यहाँ पे। अब इसमें हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। ओ से ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया, ओरिजिन से चलते चलते वो सी पॉइंट पे पहुंचा। सी पॉइंट से फिर वो बैकवर्ड मूव करना शुरू कर दिया और बी पॉइंट पे आ गया। अब इस केस में इनिशियल पोजीशन क्या है, ओरिजिन ओ है, ये इनिशियल पॉइंट हो गया, और ये पॉइंट क्या हो गया, फाइनल पॉइंट हो गया। तो इस दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना है, 40 किलोमीटर। तो इसको ऐसे लिखा करते हैं, ओ बी विद एरो, और ये 40 किलोमीटर है। ये इस तरह से लिखा जाएगा। तो एरो लगाने का ये मतलब है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है। तो ये 40 किलोमीटर हो गया इसका। चलो और एक एग्जांपल से समझेंगे, जो कि यहाँ पर बुक में ही है मेरे पास। ठीक है, ऑब्जेक्ट ने ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये बना रखा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ने पहले ईस्ट की तरफ चलना शुरू किया, 5 किलोमीटर चला तो ए पॉइंट पे आ गया 5 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद ये नॉर्थ की तरफ चलना शुरू किया ऑब्जेक्ट ने, बी पॉइंट पे आ गया 5 किलोमीटर ट्रेवल करके। बी पॉइंट से फिर वेस्ट की तरफ चलना शुरू किया, सी पॉइंट पे आ गया, तो 10 किलोमीटर इसने डिस्टेंस कवर किया। तो अब डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन याद करो। डिस्प्लेसमेंट का मतलब था कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, मीट करवा देते हैं। तो यहाँ का हमें पता है, ये ट्रायंगल बन गया, इसका पता है कि ये 5 किलोमीटर है और इसका भी पता है हमें ये 5 किलोमीटर है। यहाँ जितना ये होगा उतना ये होगा, और जितना ये होगा उतना ये होगा। अगर ये 5 किलोमीटर है तो ये भी बचा हुआ 5 किलोमीटर होगा। तो ट्रायंगल बन गया एक तरह से, जिसकी दो साइड्स हमें पता है, 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर
और इसका फाइंड आउट करने का हमें पाइथागोरस से पता है, ठीक है। तो हम ये कैसे निकाल लेंगे? अच्छा, वो हम पाइथागोरस से निकाल लेंगे कि ये डिस्टेंस कितना है, वो तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अगर कोई बोले कि हम मुझे बताओ कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, तो टोटल डिस्टेंस कवर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी कर देंगे। तो मतलब 5 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर, तो यहाँ पे आ गया 20 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इज 20 किलोमीटर। तो यहाँ पे ये हमारा डिस्टेंस का आ गया। अब कोई डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो हमें ओ सी की वैल्यू निकालनी है। ओ सी वैल्यू निकालने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और जिसमें इसकी निकालेंगे वैल्यू। यहाँ पे ओ सी की वैल्यू निकालनी है। ओ सी की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे ओ सी की वैल्यू निकलेगी 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 प्लस 25 50, और ये आ जाएगा 2√5 किलोमीटर। तो ये आ गई ओ सी की वैल्यू। तो ये आ गया आपके पास डिस्प्लेसमेंट। तो अगेन मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और यूनिट पता होनी चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन ऐड हो जाती है। तो अब इन दोनों में क्या क्या अंतर है वो देख लेते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन बताने की हमें डिस्टेंस में ज़रूरत नहीं होती। बट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट के केस में वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। बोथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हैव द सेम यूनिट्स, यूनिट सेम होती है। हमने पहले भी यहाँ पे देखा कि जो कि है किलोमीटर में हम डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं, और किलोमीटर में ही हमने यहाँ पे निकाल के देखा कि 160 किलोमीटर डिस्टेंस, मतलब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की यूनिट सेम होती है, यूनिट्स में कोई अंतर नहीं होता। आगे, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, तीनों हो सकता है। जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। When the final position of an object in motion coincide with the initial position, the displacement is zero. अब ये बता रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट तब जीरो होगा जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो। मतलब ऑब्जेक्ट जहाँ से चला था अगर वहीं पे आगे रुक गया तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो सेम आ गई। अगर सेम आ गई तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। पर डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता, वो जहाँ से चला है वहाँ तक, फिर वहाँ से जब वापस आया तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगा। तो वो डिस्टेंस कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन कोइंसाइड करने पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता है। Between two given positions, initial position and final position, distance can have any value depending on the actual path followed, but displacement has only one value. Displacement is the shortest, ये मैं बता चुका हूँ, ये पहले भी आ चुका कि डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। करस्पॉन्डिंग टू
given displacement between initial and final position, distance traveled may be larger than displacement. डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से लार्ज भी हो सकता है, ये पॉइंट बता रहे हैं. However, when motion from initial position to final position is along a straight line, एक कंडीशन ये भी हो सकती है, अगर स्ट्रेट लाइन पाथ ही फॉलो किया है, ओरिजिन से चल के ए पॉइंट पे आ गए, मान लो इस पॉइंट तक पहुंच गए, तो इस केस में जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि स्ट्रेट पाथ फॉलो किए, क्योंकि इसमें इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा. हाँ, बस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में इतना ही अंतर रहेगा कि डिस्प्लेसमेंट के केस में आपको डायरेक्शन बतानी पड़ती है. Neither the distance nor the displacement gives any information about the nature of motion followed. अब आपको बता दिया कि एक ऑब्जेक्ट ने 150 किलोमीटर ट्रैवल किया, डिस्टेंस बता दिया या डिस्प्लेसमेंट बता दिया कि एक ऑब्जेक्ट ने 100 किलोमीटर ट्रैवल डिस्प्लेसमेंट शो किया. तो इन दोनों चीज़ों में कहीं भी आपको ये नहीं पता लगता कि ऑब्जेक्ट ने किस तरह का मोशन ट्रैवल किया, वेदर इट इज़ अ सर्कुलर पाथ, वेदर इट इज़ अ स्ट्रेट पाथ. तो यहाँ से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट से हमें ये बिल्कुल भी नहीं पता लगता कि किस तरह का मोशन ऑब्जेक्ट ने फॉलो किया. तो ये सारे पॉइंट्स हो गए, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. मेरी यही कोशिश थी यहाँ पे कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से पता लग जाए.